अभी तक हमने सीरीज कॉम्बिनेशन की स्टडी की है। हमने सीरीज आरएल सर्किट देखा, सीरीज आरसी सर्किट देखा, सीरीज आरएलसी सर्किट देखा। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं पैरेलल आरएल सर्किट, पैरेलल आरसी सर्किट और पैरेलल आरएलसी सर्किट। हम इसकी स्टडी स्टार्ट करने वाले हैं, लेकिन उसकी स्टार्टिंग करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ। मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको रेजिस्टेंस बता चुका हूँ कि रेजिस्टेंस क्या है। मैंने आपको ये भी बता दिया है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या है, और मैं आपको बता चुका हूँ कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या है। जब रजिस्टर में करंट फ्लो होता है तो रजिस्टर में फ्लो होने वाले करंट के रास्ते में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसे रेजिस्टेंस कहा जाता है। जब इंडक्टर में करंट फ्लो होता है तो इंडक्टर में फ्लो होने वाले करंट के पास में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसे इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं। और जब कैपेसिटर में करंट फ्लो होता है तो कैपेसिटर में फ्लो होने वाले करंट के पाथ में जो अपोजिशन प्रोड्यूस होता है उसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस कहा जाता है। तो मैं आपको एक और टर्म बताना चाह रहा हूँ यहाँ पर। एक टर्म है कंडक्टेंस। ये जो कंडक्टेंस होता है ये होता है 1/रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का इन्वर्स कंडक्टेंस कहलाता है। याद रखिए आप। क्यों मैं आपको ये टर्म बता रहा हूँ उसका एक रीज़न है, अभी आप आगे क्लियर हो जाएगा कि क्यों मैं ये टर्म बता रहा हूँ। और ये जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है एक्सेल, इसका जो इन्वर्स है इसे हम इंडक्टिव ससेप्टेंस बोलते हैं। इंडक्टिव ससेप्टेंस ये होता है 1/एक्सेल और इसे BL से एक्सप्रेस करते हैं। और जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस है इसका इन्वर्स कैपेसिटिव ससेप्टेंस कहलाता है, जिसे BC से एक्सप्रेस करते हैं। कैपेसिटिव ससेप्टेंस इसकी वैल्यू होती है 1/XC और इसे BC से एक्सप्रेस करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए ये, ठीक है। यहाँ इन तीनों पैरामीटर कंडक्टेंस, इंडक्टिव ससेप्टेंस, कैपेसिटिव ससेप्टेंस, इन तीनों की यूनिट महो है। ओम का जस्ट अपोजिट महो। तो अब स्टार्टिंग कर रहे हैं हम पैरेलल आरएल सर्किट की। जैसे हम पहले पढ़ते थे बिहेवियर ऑफ AC सप्लाई विथ सीरीज आरएल सर्किट, तो वैसे ही आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बिहेवियर ऑफ AC सप्लाई विथ पैरेलल आरएल सर्किट। देखिए क्या है इसमें। हम AC सप्लाई प्रोवाइड करेंगे पैरेलल आरएल सर्किट को। ये रेजिस्टेंस है और इसके पैरेलल में इंडक्टर कनेक्टेड है और ये इंडक्टर इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्टेड है। जैसे ही इस पैरेलल कॉम्बिनेशन को मैं AC सप्लाई प्रोवाइड करूँगा तो इस कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो होने लगेगा जो कि टोटल करंट रहेगा। इस टोटल करंट का एक पार्ट रजिस्टर में जाएगा जिसे IR नाम दे रहा हूँ मैं, और इस टोटल करंट का एक पार्ट इस इंडक्टर में जाएगा जिसे मैं IL नाम दे रहा हूँ, ठीक है। अब इसके बाद आप क्या करते हो, इसके बाद हम लिखते हैं वर्किंग में आपको यही लिखना है कि जब इसे मैं AC वोल्टेज अप्लाई करता हूँ तो एज अ रिजल्ट इस पैरेलल कॉम्बिनेशन में करंट फ्लो होने लगता है और टोटल करंट का एक पार्ट रजिस्टर में जाता है और एक पार्ट इंडक्टर में जाता है। जब IR करंट रजिस्टर में जाता है तो यहाँ VR वोल्टेज अपेयर होता है, और जब IL करंट इस इंडक्टर में जाता है तो यहाँ पर VL वोल्टेज अपेयर होता है। यहाँ VR वोल्टेज और यहाँ VL वोल्टेज, यही आपको वर्किंग में लिख देना है। उसके बाद फेजर डायग्राम देखते हैं, और फेजर डायग्राम स्टार्ट करने से पहले आप यहाँ पर देखो कि ये जो कॉम्बिनेशन है सप्लाई वोल्टेज, रजिस्टर और इंडक्टर, ये तीनों पैरेलल में है, इसलिए टोटल वोल्टेज इक्वल टू रजिस्टर का वोल्टेज इक्वल टू इंडक्टर का वोल्टेज, ये तीनों इक्वल रहेंगे क्योंकि तीनों पैरेलल में है। तो फेजर डायग्राम जब हम ड्रॉ करेंगे तो यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा इस फेजर डायग्राम में। इस फेजर डायग्राम में हम देखते हैं कि कौन सा पैरामीटर है जो कांस्टेंट है। तो यहाँ पर वोल्टेज कांस्टेंट है, सप्लाई वोल्टेज, रजिस्टर का वोल्टेज और इंडक्टर का वोल्टेज तीनों इक्वल है। तो इसलिए जो इक्वल है, जो पैरामीटर इंटायर सर्किट में कांस्टेंट है, उसी को मैं रेफरेंस ले लूँगा। तो मैं यहाँ रेफरेंस ले लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पर रेफरेंस ले लिया सप्लाई वोल्टेज को क्योंकि ये कांस्टेंट है। टोटल वोल्टेज इक्वल टू रजिस्टर का वोल्टेज इक्वल टू इंडक्टर का वोल्टेज। और हमें पता है कि रजिस्टर में जो करंट फ्लो होता है ये सेम फेस में होता है, तो उसी लाइन में मैंने करंट बना दिया रजिस्टर के अंदर फ्लो होने वाला। और इंडक्टर में जो करंट फ्लो होता है ये 90 डिग्री लैग करता है, इसलिए मैं उसे नीचे सेट बना दूंगा जो कि मुझे
शो करेगा कि करंट लैग कर रहा है। ये देखिए करंट लैग कर रहा है तो करंट को नीचे साइड बना दिया मैंने, दिस इज IL। और यहाँ पर आप देखिए जो टोटल करंट है ये IR और IL दोनों का फेजर सम है। तो ये है IR, रेड पेन का यूज़ करता हूँ, ये है IR, ये है IL। तो IR और IL दोनों का जब मैं फेजर सम कर दूंगा तो ये हो गया टोटल करंट IT, ये हो गया टोटल वोल्टेज और ये हो गया टोटल करंट। दोनों के बीच का जो एंगल है ये थीटा है, इसी को पावर फैक्टर एंगल कहा जाता है। अब ये जो ट्रेंगल मेरे पास आया है दिस इज करंट ट्रेंगल, और अब इस करंट ट्रेंगल में पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर देता हूँ। तो उस कंडीशन में टोटल करंट का स्क्वायर इक्वल टू IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर, यहाँ लिख देना बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो यहाँ पर टोटल करंट इक्वल टू अंडर रूट IR स्क्वायर प्लस IL स्क्वायर। जो टोटल करंट है ये टोटल वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस अंडर रूट IR की जो वैल्यू क्या है टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस का स्क्वायर। ये IL की वैल्यू हो जाएगी टोटल वोल्टेज अपॉन XL का स्क्वायर। और हमें पता ही है बहुत अच्छे से, अभी लेक्चर के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि 1/Z जो वैल्यू है ये एडमिटेंस की वैल्यू है। अच्छा ये नहीं बताया था मैंने, तो देख लो, मैंने आपको रेजिस्टेंस का बताया था 1/R, G है 1/XL, ये BL है 1/ इंडक्टिव रिएक्टेंस इक्वल टू इंडक्टिव ससेप्टेंस 1/XC 1/ कैपेसिटिव इंडक्टेंस इक्वल टू कैपेसिटिव ससेप्टेंस। ये सब मैंने आपको बताया। एक बात बताना भूल गया था कि 1/ इम्पिडेंस, इम्पिडेंस का जो इन्वर्स है ये एडमिटेंस कहलाता है, ये बताना भूल गया था। और इन सब की यूनिट महो होती है। तो यहाँ पर 1/Z VT इंटू जेड, सॉरी VT अपॉन VT इंटू 1/Z वाई हो जाएगा अंडर रूट ये VT इंटू G का स्क्वायर, ये VT इंटू 1/XL BL। और सिंप्लीफाई करते हैं इसे VT इंटू वाई अंडर रूट VT स्क्वायर इंटू G स्क्वायर प्लस VT स्क्वायर इंटू BL स्क्वायर। तो यहाँ से VT बाहर आ जाएगा, तो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट G स्क्वायर प्लस BL स्क्वायर। तो ये एडमिटेंस का हमारे पास डेरिवेशन आ गया। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ये वाला ये बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है। और ये जो ट्रेंगल है दिस इज द करंट ट्रेंगल, और इस करंट ट्रेंगल से हम और भी ट्रेंगल फाइंड आउट कर सकते हैं। देखते हैं क्या क्या कर सकते हैं। ठीक है, ये करंट ट्रेंगल है, देखते हैं क्या कर सकते हैं। ये जो IT है टोटल करंट, इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल वोल्टेज अपॉन इम्पिडेंस, इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, इसकी वैल्यू हो जाएगी टोटल वोल्टेज अपॉन XL। VT से VT कैंसिल आउट हो जाएगा तीनों में। तो ये जो 1/Z आया है ये एडमिटेंस के इक्वल है, ये 1/XL इंडक्टिव ससेप्टेंस के इक्वल है, 1/R कंडक्टेंस के इक्वल है, G के इक्वल। तो ये जो नया ट्रेंगल आया है दिस इज द एडमिटेंस ट्रेंगल, ये यहाँ G यहाँ BL ये Y। तो दिस इज द एडमिटेंस ट्रेंगल। अब इस एडमिटेंस ट्रेंगल को और मॉडिफाई किया जा सकता है, देखते हैं। इसमें V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहाँ भी आप V स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये V स्क्वायर अपॉन Z जो है ये अपरेंट पावर आ जाएगी, ये V स्क्वायर इंटू G मीन्स 1/R, V स्क्वायर अपॉन R एक्टिव पावर हो जाएगी, V स्क्वायर अपॉन XL दिस इज द रिएक्टिव पावर। तो अब जो नया ट्रायंगल बन के आया मेरे पास दिस इज द पावर ट्रायंगल, ये पावर ट्रायंगल हो गया। एंगल निकालना है तो बहुत इजी, जैसे यहाँ मुझे एंगल निकालना है थीटा, तो टेन थीटा लगा दूंगा। टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, थीटा के सामने वाली जो एज है ये परपेंडिकुलर है, बेस क्या है थीटा, और 90 डिग्री जिस पे होते हैं वो बेस होता है। तो Q अपॉन पी, तो थीटा की वैल्यू होगी यहाँ से टेन इनवर्स Q अपॉन पी। यहाँ भी थीटा की वैल्यू उसी प्रकार से निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं। आप इस करेंट ट्रायंगल से सब कुछ निकाल सकते हो, आपको अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं इतने सारे ट्रायंगल बनाने की।
तो यहाँ पर हो जाएगा टेन थीटा, बस एक बार टेन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल लो। तो टेन थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर हो गया आई एल, बेस हो गया आई आर, बस यहीं से निकाल लो आप सब कुछ। तो थीटा की वैल्यू यहाँ से हो जाएगी टेन इनवर्स आई एल अपॉन आई आर। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी अपॉन एक्सएल अपॉन वी अपॉन आर। तो थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स, ये वी से वी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो वन अपॉन एक्सएल पी एल हो जाएगा, वन अपॉन आर जी हो जाएगा। तो ये थीटा की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इसको और ये एक रिलेशन तो आ ही गया मेरे पास, ये एक रिलेशन ये आ गया। किसी भी फार्मूले से आप थीटा की वैल्यू निकाल सकते हो, सेम आएगी, कोई प्रॉब्लम है ही नहीं इसमें। देखते हैं, थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं इस थीटा की वैल्यू को। तीनों ट्रायंगल अलग अलग बनाने की नीड नहीं है। क्यों नीड नहीं है, उसका रीज़न देखो। यदि आप इसमें वी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये हो जाएगा थीटा इक्वल टू टेन इनवर्स वी स्क्वायर इंटू बी एल, ये रिएक्टिव पावर हो जाएगी क्यू, और ये वी स्क्वायर अपॉन आर एक्टिव पावर क्यू अपॉन पी। देख, इस ट्रायंगल से जो वैल्यू आई वो इस फार्मूले से हमने तीनों ट्रायंगल से आने वाले थीटा की वैल्यू निकाल दी, हमें तीन ट्रायंगल नहीं बनाने पड़े।